तो कैसे हो आप सभी लोग। और इससे पहले मैं गुप्त डायनेस्टी पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ और इस लेवल से कंप्लीट कराई है जिससे आपका एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इस बात की मैं एकदम गारंटी देता हूँ। और प्रीवियस ईयर का मैंने कराया है, उसमें उसमें रिवाइज भी कराया आपको कि मतलब और भी कुछ अगर आ सकता है तो फिर वो क्या आ सकता है। फिर लास्ट में मैंने एकदम टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कराया है, क्योंकि पहले पढ़ा दिया उसके बाद रिवाइज कराया ताकि आपको अच्छे से याद रह सके, क्योंकि गुप्त साम्राज्य और आपका मौर्य साम्राज्य एंशियंट हिस्ट्री में ये समझ लो एक पिलर है, और इन पिलरों को आप ब्रेक नहीं कर सकते। इनको लगाना ही पड़ेगा, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जाम में कुछ उखाड़ सकते हो। खैर अगर मैं बात करूँ तो वर्धन वंश की, तो ये मैं आऊँगा, लेकिन आप कंसिस्टेंस हो कि नहीं ये आप अपने आप से वादा करना कि आप कंसिस्टेंस रहो। चाहे बेशक एक टॉपिक पढ़ो पूरे दिन के अंदर, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। क्योंकि जिस टाइम एग्ज़ाम हो उस टाइम ऐसा मत सोचो कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं, आपको खुद ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने वहाँ पढ़ा था, और वहाँ से आपको यहाँ पे आराम से बन पाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कर रहे हो ये एकदम शिद्दत से दिल लगा के करना, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आने ना पाए। और जो भी नेगेटिविटी फैल रखी है कि ये एग्ज़ाम लीक हो रहा है वो लीक हो रहा है, तो थोड़ा उसको अवॉइड रखो। देखो अगर आप उसको ध्यान रख के पढ़ाई करोगे तो इतना मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपसे पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, और आप पीछे ही जाते रहोगे। अब मान के चलो अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही तो उसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन है। अगर ऑप्शन है तो भाई बिल्कुल आप इनके अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, आप सोच रहे हो कि पढ़ने के अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इसके अलावा और कहीं मत जाना। और जो भी रिवाइज है तो वो करते रहना, ऐसा तो है नहीं जीवन भर ये मतलब होते ही रहेंगे। आपका ये समझ लो इस बार जब मतलब इतने लीक्स हो गए हैं तो सरकार कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाएगी इन जो लीक्स वगैरह को है रोकने के लिए। तो बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो ताकि आगे की जो जर्नी है वो आपकी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और इस टॉपिक को भी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे। और जब भी पेपर में आए तो मज़ा आ जाए, एक मुस्कान के साथ आप अटैम्प्ट करो। ये टेंशन लेके मत अटैम्प्ट करो कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, वो ये क्या हो गया। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब देखो वर्धन वंश की बात करूँ तो इसमें टोटल 3 शासक रहते हैं और वही पूरी राजगद्दी संभालते हैं। और इसमें मैं आपको एक हिंट और दूंगा। पहले तो इसको बताऊं तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, एक ही है। और संस्थापक पुष्यभूति करते हैं, और राजधानी इनकी थानेश्वर है, हरियाणा। और 3 प्रसिद्ध शासक रहते हैं, एक प्रभाकर वर्धन रहते हैं, और दूसरे आपके राज्यवर्धन, तीसरे हर्षवर्धन। राज्यवर्धन बड़े बेटे हैं, हर्षवर्धन छोटे बेटे हैं। इनकी मृत्यु के कारण मतलब इनकी मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है प्रभाकर वर्धन की, तो इनको कोई शासक मार के नहीं जाता है। अब एक चीज नोटिस करके रहना, हर्षवर्धन की बात करूँ तो ये भी छोटे हैं। एक आपने नाम सुना होगा शायद, हाँ समुद्रगुप्त था, ठीक है। समुद्रगुप्त के 2 बच्चे थे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहला था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा। और ये भी छोटे थे, और ये भी छोटे हैं, और ये ही एंड तक गद्दी संभालते हैं, और ये भी एंड तक ही गद्दी संभालते हैं। इनके जो बड़े बेटे होते हैं समुद्रगुप्त के, रामगुप्त, वो सच में किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको ना गद्दी मिलती किनको है, चंद्र को। ऐसा ही अशोक की बात करूं तो अशोक भी बड़े बेटे नहीं थे, और अशोक गद्दी संभालते हैं। यानी कि पुराने जमाने में जो छोटे बेटे होते हैं ना, वो इतना डेंजरस काय के लिए होते हैं, ये अजीब ही है इनका। और आपने एक बात और सुना होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु भी छोटा ही था, बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके जो बड़े मतलब पिता हैं वो अपने बड़े बेटे को मतलब राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन अजातशत्रु अपने पिताजी का ही काम तमाम करके गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो इतिहास में ज्यादातर छोटे बच्चों को मतलब छोटे बेटे होते हैं ना, उनका ही रोला और वर्चस्व तगड़ा रहा है। और इसमें भी वर्धन वंश में भी यही रहा है। हर्षवर्धन ही देखना सारा कुछ गद्दी वगैरह संभालेगा। उसके बाद आगे देखते हैं कैसे क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो बात करूं मैं पारिवारिक घटना की, तो इनकी बेटी होती है राजश्री और गृह वर्मा, और इनकी विवाह करा देते हैं। विवाह कन्नौज के शासक गृह वर्मा से होते हैं। तो गृह वर्मा कहाँ के शासक थे, तो वो थे कन्नौज के, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे कह सकते हो कि मतलब कन्नौज के शासक के साथ इनको विवाह करा दिया जाता है। लेकिन भाई इनकी शादी में ये देवगुप्त को नहीं बुलाते हैं, तो देवगुप्त कहते हैं कि भाई तुमने मेरे को बुलाया क्यों नहीं, और ये गृह वर्मा वर्मा को ही निपटा देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रहा होगा इनका पर्सनली दुश्मनी, तो मालवा के शासक जो होते हैं देवगुप्त ने गृह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। और राजश्री को कैद कर लिया कि तुम उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया, तुमने क्यों नहीं बुलाया।
तो उनको कैद कर लेते हैं, इनको मार देते हैं, क्योंकि भाई वो एक ही डायलॉग बोलते हैं कि मैं लड़कियों पे नहीं हाथ उठाता। खैर ये तो मजाक की बात थी। तो ठीक है, राजश्री को कैद कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं राजवर्धन। राजवर्धन कहते हैं तूने मेरी बहन को छुआ क्यों। तो राजवर्धन जो है वो देवगुप्त को ही निपटा देते हैं। अब जब देवगुप्त निपट जाते हैं तो गॉड नरेश शशांक होते हैं, और शशांक कौन होते हैं, देवगुप्त के ही दोस्त होते हैं। तो शशांक आते हैं तो राज्यवर्धन की वो हत्या कर देते कि मेरे दोस्त को क्यों पकड़ लिया, और उसको मार भी दिया। तो ऐसा कुछ सीन चलता है। ठीक है, इसने उससे बदला लिया, उसने इससे बदला लिया, तो चलता रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यह समाचार हर्षवर्धन को कुंतन से प्राप्त होता है कि मतलब उनकी बहन जो राजश्री कहाँ पर है, क्योंकि राजश्री अपना मरने जा रही थी। तो फिर कुंतन से पता चलता है कि राजश्री जो है वो इस पर, और फिर जाते हैं आपके हर्षवर्धन उनको बचाने के लिए, और हर्षवर्धन बचा के शशांक को मार देते हैं। और शशांक को मारने के बाद खत्म हो जाता है। फिर ये आते हैं आपके हर्षवर्धन का पीरियड काल 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का रोला निकलता है। और 590 एडी से 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। ये मतलब 590 से 16 वर्ष की आयु के थे जब ये 590 एडी में गद्दी पर बैठते हैं। अन्य नाम इनके हैं, शिलादित्य भी कहते हैं इनको। और राजधानी इनकी थानेश्वर से कन्नौज इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी, यूपी के अंदर। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने कराए जो वो कराए हैं। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यही देखो, मैं पहले बता रहा था ना कि इनकी जो बहन है वो भाग जाती है, और हर्ष क्योंकि राजवर्धन का तो हत्या हो जाता है, वो शशांक कर देता है, और इनकी बहन भाग जाती है। तो वो जंगलों की तरफ भाग जाती है अपनी खुद की आत्महत्या करने के लिए। तो शशांक को जो है वो कुंतन नाम का एक दूत होता है, वो बताता है कि इस तरफ आपकी बहन गई है। तो वो जाते हैं अपनी बहन को बचाने, और जैसे ही बहन को बचा लेते हैं फिर उसके बाद शशांक से निपटने का ट्राई करते हैं और शशांक की हत्या कर देते हैं। बस दुख इस बात का है कि शशांक का कोई दोस्त नहीं है, नहीं तो आपको पता है देवगुप्त की हत्या किसने कर दी। नॉर्मल सी बात है, राजवर्धन ने। और राजवर्धन की हत्या किसने की, उसके दोस्त ने। तो शशांक का दोस्त होता ना तो शायद हर्षवर्धन भी नहीं रहते। खैर चलो कोई नहीं है, दोस्त नहीं थे तो इसी वजह से दोस्त बनाने चाहिए। चलो कोई नहीं है। देखो पुराने ज़माने में दोस्त इतना ज़्यादा निभा जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो भाई दोस्त मोमोज के लिए भी बोलते हैं तू भाई कंट्रीब्यूशन दे, तू भाई कंट्रीब्यूशन दे। और सब 10-10 दे देते हैं ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बचा के वो थोड़ी कम लेके आता है। तो इस लेवल का स्कैम चलता है हर जगह। खैर चलो कोई नहीं है। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बहन की सहायता बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को ढूंढा। वही है, वही पिछला वाला बता रहे कि मतलब दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन को ढूंढा जो आत्महत्या करने जा रही थी। और यही चीज़ मैं आपको पहले बोल के आया था कि जब वो आत्महत्या करने जा रही थी तो कुंतन नाम का एक दूत था, तो मतलब उन्होंने बताया। तो आगे बात करते हैं तो साम्राज्य एवं युद्ध की बात करें, साम्राज्य विस्तार एवं युद्ध की। तो हर्षवर्धन के समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के शासक होते हैं, पुलकेशन द्वितीय का शासन होता है। और इनकी अगर मैं बात करूं तो फिर हर्ष ने जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो पुलकेशन द्वितीय ने उसे नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया और हर्षवर्धन हार जाते हैं। ये जो मतलब युद्ध का वर्णन है वो कहाँ मिलता है, इस युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की, रवि कीर्ति ने। तो आगे आते हैं इसके अलावा। और इनके टाइम पे हिंसांग चीनी यात्री आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है तो फिर ये बता दो मेरे को कि हिंसांग तो इनके टाइम पे आया और फाहियान किनके टाइम पे आया, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। भाई का मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। फाहियान गुप्त साम्राज्य के टाइम पे आया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे तो पैदल चल के आए थे चीन से। भाई बहुत तगड़ी एनर्जी थी उनके पास, लेकिन फिर भी आ गए पैदल चल के। तो ये था। और हिंसांग आते हैं आपके हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। एक और शायद मैं आपको ध्यान बोला हूँ, अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन कर लेता हूँ यार, मज़ा आ रहा है। तो सच बताऊँ तो एक और हरिसेन, जो कि आपको पता है हरिसेन आपके कहाँ के मतलब दरबारी कवि थे। तो हरिसेन मतलब हरि से याद आ रहा होगा कुछ। हरि कहाँ रहते हैं, हरि समुद्र के अंदर अपना मतलब वर्चस्व स्थापन किए हैं। तो समुद्रगुप्त के टाइम के थे हरिसेन दरबारी कवि। तो इसी इसी तरीके से ट्रिक मैंने पहले बताई, तो अभी आपको इस वजह से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके।
इसके अलावा हिनसांग चीनी यात्री आते हैं हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्ष के समय भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में 18 माह तक बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। भाई इधर आपको 1 साल पढ़ने में हालत खराब हो रही है, उन्होंने 18 महीने तक बौद्ध धर्म की शिक्षा ही ग्रहण, खाली एक टॉपिक बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते रहे 18 महीने तक। और ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर कह सकते हो कि एक टॉपिक पढ़ना। तो चलो ठीक है, उन्होंने तो शिक्षा प्राप्त कर ली, आप भी शिक्षा प्राप्त कर लो ताकि आपकी गवर्नमेंट लग सके। अदरवाइज जैसे हो तो आपको पता है कि प्राइवेटों की ज़िंदगी होती कैसी है। आगे बात करूँ, उपाधियाँ इनको मिलती है। यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। किसको यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं? तो वो हेनसांग को बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके चीनी यात्री थे। और चीनी यात्रियों ने आपका बोला क्या है? हिंदू बोला है भारतीयों को, चीनी लेखकों ने। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो नालंदा के तत्कालीन कुलपति थे तो वो थे शीलभद्र, ठीक है। छात्र की बात करूँ तो छात्र आपका 5 होते हैं और शिक्षक 1 होता है। मतलब 5 जो छात्र होते हैं ना, वो एक शिक्षक, मतलब कि 5 छात्रों को एक शिक्षक डील करता है, ऐसा कुछ होता है। अगर मैं आगे बात करूँ तो हिनसांग का जीवनी जो है वो विली ने लिखी है। तो पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि हिनसांग की जीवनी किसने लिखी है, तो विली ने लिखी है। याद कर लेना ऐसी, अब उसमें मैं आपको क्या ही ट्रिक बताऊं। भाई का साहित्य की बात करूं, दरबारी कवि इनके कौन थे? तो वो बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट भाई इतनी बार बाण मारा है ना पेपर के अंदर के छेद ही हो रखे हैं पेपरों में। बाणभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। और हर्षवर्धन के टाइम के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि आपको बहुत ज़्यादा याद करके रखने, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, क्योंकि पूछा जाता है दरबारी कवि, ठीक है। बाणभट्ट थे दरबारी कवि जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। तो बाणभट्ट ने ही की, पहला हर्षचरित बनाया, उसके बाद कादम्बरी बना दिया। और अगर आगे की बात करते हैं तो फिर आगे आता है आपका हर्ष की रचनाएं। हर्षवर्धन की रचनाएं भी 4 है और ये पूछी भी जाती हैं। स्वयं ने 3 नाटकों की रचना की, नागानंद की हर्षवर्धन ने, रत्नावली की एंड प्रियदर्शी का। तो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो कि इनको आराम से याद करके रखना, ताकि ये मत भूलने पाओ कि हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी है, तो सपने में भी ध्यान आ जाए। नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शी का। उसके बाद अगर बात करूँ तो सौंडल जो होता है ना, वो हर्ष को साहित्यिक हर्ष कहता है। तो ठीक है, सौंडल का अपना सोच था। हर्ष के मथुरा यूपी सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय जो मथुरा था वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा मतलब होता है यूपी के अंदर ही पड़ता है ना मथुरा, तो इस वजह से ये किसके लिए प्रसिद्ध था? आपका सूती वस्त्रों के लिए। उसके बाद बात करूँ तो मैं धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन की, तो महामोक्ष मिलता है इसमें। महामोक्ष परिषद प्रयागराज इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। हिंसाग ने 6वीं परिषद में भाग लिया था। तो 5 वर्ष के बाद 6ठी वर्ष जब आती है ना, तो हिंसांग ने भाग लिया था। और हिंसांग के बारे में था महामोक्ष परिषद, तो महामोक्ष परिषद से रिलेटेड भी हिंसांग ही था। धर्म परिवर्तन की बात करूँ तो हर्ष ने शुरुआत में शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शैव धर्म को मानना था, लेकिन हिंसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा पर गया है। इसमें देखो, मैं एक टॉपिक आपको बोलना चाहूँगा कि मान के चलो, देखो इंसान सोचता है कि मतलब पढ़ने के बाद कुछ नहीं होता। आप सोचो, ये पढ़ गया, इसने इतने बड़े महान शासक हर्ष की एकदम से सोच चेंज कर दी। शैव धर्म को मानता था, लेकिन सोचो इतना ज़्यादा उसने 18 महीने में ज्ञान प्राप्त कर लिया कि हेनसांग जो मतलब हर्ष थे, इतने बड़े राजा थे, इनके अंदर सोचो कितनी ज़्यादा पावर होगी सोचने की, और अलग ही लेवल की मतलब शक्तियाँ थी दूसरे से युद्ध करने की। लेकिन फिर भी एक से हिंसांग ने इनका दिमाग और माइंड चेंज करके किस में ये कन्वर्ट करा दिया? महायान यानी कि बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करा दिया। तो सोचो, आप ऐसे लेवल पे पढ़ो ताकि आप दूसरों को एक्सप्लेन कर सको कि हाँ, आप हो कुछ गुरु लेवल पर आप हो। तो ऐसा होता है कि मतलब दूसरे आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करके चले आते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे वो दूसरे आपसे प्रभावित होके आपको अपना गुरु माने। तो ऐसे ही कुछ इसमें आप समझ सकते हो। तो थोड़ा बहुत यही सीख मिलती है इससे सीखने के लिए, कि जरूरी नहीं है पावर वगैरह सब होना कुछ जरूरी है। हेनसांग अपनी बुद्धि के बल से इनको मतलब धर्म चेंज करा देता है। बाकी आज के ज़माने में आपको पता है मुस्लिम हिंदू चल रहा है। तो यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट ही करा देते हैं। और वो देखो अपनी मर्जी से भी कन्वर्ट हो गया, शैव धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म में आ गया। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। भाई अगर मैं बात करूँ तो कुंभ मेला भी इनकी शुरुआत है, यानी कि के टाइम पर ही कुंभ मेला स्टार्ट होता है।
कुंभ जो है वो 12 वर्ष में एक बार होता है। अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 वर्ष में एक बार होता है। महाकुंभ कतई गलत सीन कर देता है 144 वर्ष बाद। तो सोचो इंसान शायद है एक बार जी के दोबारा मतलब क्या बताऊं मैं, पहले मर जाएगा फिर वापस पैदा होगा, उसके बाद ये कुंभ मेला देख सकता है अगर 100 साल का अगर वो जीता है तो ठीक है, जैसे तैसे करके देख लेगा तो बढ़िया ही है। कुंभ मेला शायद नसीब वालों को ही नसीब होता होगा। खैर प्रमुख स्थान की बात करूँ तो प्रयागराज संगम में, हरिद्वार गंगा, और नासिक में गोदावरी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी। ये सारी की सारी रिवर का नाम है। प्रयागराज के अंदर जो है वो संगम नदी के ऊपर लगता है, और इसमें हरिद्वार में गंगा में, नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी। तो इनके स्थान पर आपका लगता है जो भी कुंभ होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सैन्य एवं उत्तरवर्ती काल, तो हर्ष की सेना को चतुरंगिनी बोलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, तो इसको आप करके जाना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इसी वजह से मैं लेके भी आया हूँ। चतुरंगिनी बोलते हैं हर्ष की सेना को, 4 अंग शामिल, ये मतलब होता है चतुरंगिनी का। इसमें देखो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक चलते हैं, उनको चतुरंगिनी बोलते हैं। हाथी भी देखने को मिलेंगे उन पर बैठे हुए, घोड़े भी देखने को मिलेंगे उन पर बैठे हुए लोग सैनिक, फिर रथ भी देखने को मिलेंगे एंड पैदल सेना भी देखने को मिलेंगे, उसको हम चतुरंगिनी बोलते हैं। हर्ष की मृत्यु जब हो जाती है तो वो 75 वर्ष बाद, मतलब 75 वर्ष तक ऐसी गद्दी खाली डली रहती है। और 75 वर्ष के बाद कन्नौज का शासन कौन कहलाता है? यशोवर्मन। अब यशोवर्मन को कौन मतलब नीचे दिखाता है वो मैं अगले टॉपिक में कंप्लीट करूंगा। और इसके बाद कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष आपको मैं बता ही दिया हूँ। और अगर वो 3 की बात करूँ तो फिर पाल और गुर्जर प्रतिहार आपका होता है, और इसके बाद भी आपका राष्ट्रकूट वंश होता है। तो ये सारे के सारे अपने मतलब लड़ते रहते हैं, कौन गद्दी पर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो वो एंड तक लड़ते रहते हैं। और 150 से, ये बहुत बड़ी यार अमाउंट हो गई, 150 से 200 वर्ष तक ये लड़ते ही रहते हैं। 150 से 200 वर्ष, इतने साल तक उनको लड़ना ही है। और उसके बाद जाके डिसाइड होता है कि गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं, या मैं कल के टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद आपका चेर चौल पांड्या स्टार्ट हो जाता है, और वो मैं कल करा दूंगा। उसके बाद एक टॉपिक और रहेगा चालुक्य वंश का, और फाइनली एंशिएंट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, 13 से 14 वीडियो आप कंप्लीट करोगे और आप पूरा एंशिएंट ख़त्म कर सकोगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और इसके बाहर शायद ही एक भी क्वेश्चन मिल जाए, वर्धन वंश के बाहर मिल जाए ना, तो मेरे को डीएम कर देना, मैं 500 रुपये आपको अलग से दे दूंगा। ये लो भाई पेटीएम। अगर आपने मतलब मेरे को गलत साबित कर दिया, ये इसके अलावा भी ये भी क्वेश्चन आया है, ये आपने पढ़ाया नहीं, तो भाई एक बार देख लेना ज़रूर। और जो भी रह गया टॉपिक वो मैं कल और परसों कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। फिर अगली हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और मैं हिस्ट्री तो भाई कंप्लीट करा दूंगा इस महीने में, अगर मैं मान के चलूँ तो फिर दो टाइप तो करा दूंगा, या तो मेडिवल कंप्लीट करा दूंगा या फिर मॉडर्न कंप्लीट करा दूंगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मज़ा आता है जब आप इसको पढ़ने लग जाओगे अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी पढ़ाई के प्रति, और इधर उधर की जो कंट्रोवर्सी है उसमें मत पढ़ना, क्योंकि कभी एग्ज़ाम लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मान के चलो अगर गवर्नमेंट ने सब ठीक भी कर दिया, तो फिर क्या लगता है आपको, आप वो लेवल पर प्रिपेयर्ड हो कि एग्ज़ाम निकाल पाओ? तो नहीं हो ना। तो आप पहले वो लेवल पर बन लो कि हाँ एग्ज़ाम निकाल लो, तो उसके बाद ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होना, और उससे पहले मत हो। वो मैं सजेशन दे रहा हूँ, बढ़िया ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक करके रखना, और अपने माँ बाप का जल्दी से सपना पूरा करो। सो बाय बाय गाइस।